नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय सुधीर पर। आशा करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जो क्लास 10th है, कक्षा 10 गणित 2023 का सेट 3 डीएक्स जो है। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 17/2 की पावर 5 2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसारण निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद में समाप्त होगा। अच्छा जी, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिसको दशमलव प्रसार कहते हैं, दशमलव प्रसार, ये क्या बताता है कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार और इसको बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ये अशांत दशमलव प्रसार। अच्छा, सबसे पहले कोई भी नंबर दिया होगा, कोई भी फ्रैक्शन दी होगी, p बाई क्यू, p को q से भाग कर रहा होगा तो पूछेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो q होगा उस q के हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जब भी प्राइम फैक्टर करोगे ना, ये जो भी आता है, यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का आ रहा है, या फिर 2 की पावर m के रूप का आ रहा है, या फिर 5 की पावर n के रूप का आ रहा है, या तो अलग अलग आ रहे हैं या तो दोनों एक जैसे आ रहे हैं। यदि इनमें से कोई भी q का प्राइम फैक्टर करने पर आ रहा है तो दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें 20 तो हैं, लेकिन यदि कंसेप्ट सीख जाएंगे तो उसके स्थान पर बहुत सारे सवाल बना पाओगे। 17/2 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर ये 1 लिखा हुआ है। यदि इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछता है तो क्या बताएंगे, 2 है और 5 है। m और n जो है वो होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर क्या, जो 0 से शुरू होंगे और कहाँ तक होंगे, इन्फिनिटी अनंत तक होंगे। तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन ऐसा तो इसमें कह ही नहीं रहा है कि दशमलव प्रसार बताइए शांत, वो कह रहा है इसका दशमलव प्रसार निकालते हो दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। मतलब जब इसको भाग करोगे तो जो नंबर आएगा उसमें डेसिमल जो होगा वो दाईं ओर से कितने अंक के बाद में होगा। तो करना क्या है, 2 की पावर 2 है, इसमें 5 की पावर 1 से नीचे गुणा कर दो और 5 की पावर 1 से ऊपर गुणा कर दो। फायदा क्या मिलेगा, ये भी 2 की पावर 2 होगा और ये भी 5 की पावर कितना होगा, 17 गुणे 5 और 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों, बेसिक रूल होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस समान है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाती, m प्लस में n होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे 17×5 = 85 होगा और बटे में ये a की पावर m इंटू b, ये भी अलग दूसरा फार्मूला होगा, a की पावर m इंटू b की पावर m। तो ये क्या होता है, a इंटू b की पावर में m हो जाएगा। लिखेंगे क्या, यहाँ पे 2 को 5 से गुणा करोगे 10, इसकी पावर 2, तो ये 85 और बटे में कितना होगा, 100। सॉल्व करने का तरीका का, 2 जीरो काटोगे तो दो संख्या के बाद में दशमलव लगाना, 2 डिजिट के बाद में, तो 0.85 आएगा। आंसर क्या होगा, ये कितने अंक के बाद में, तो 1 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, x अक्ष और y अक्ष से दूरियां निकालना है, तब क्या करोगे। सबसे पहले ये बताइए कि कार्टेशियन प्लेन जब भी होता है तो जितनी भी ये होती लाइंस, ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं, ये हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। अच्छा, यदि ये वाली रेखाएं देखेंगे तो ये क्या होंगी, क्षैतिज रेखाएं। इनको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ाया जाता है, यदि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आपस में इंटरसेप्ट करते हैं और जिस भी पॉइंट में मिलते हैं वो पॉइंट जो होगा वो क्या होता है, हमारा ओरिजिन ना, ओरिजिन जिसको बोलेंगे मूल बिंदु। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ये तो बेसिक, ये किसी पॉइंट को लिखने का तरीका होता है, पहले एब्सिसा लिखिए और बाद में ऑर्डिनेट, या पहले x लिखिए और बाद में y, पहले भुज और बाद में कोटि लिखना है। अब यदि y अक्ष से किसी भी पॉइंट की पोजीशन को पूछ रहा है, जैसे ये है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है उसमें लेट कर लो x और y उसके हैं निर्देशांक,
अब यदि वाई एच से दूरी पूछ रहा है, अभी बताया गया कि ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहां से ऊपर जाएंगे प्लस में और यहां से इस तरफ जाएंगे प्लस में चीजें होंगी। ये वाई एच से दूरी पूछ रहा है, अब ये दूरी कैलकुलेट करना है। तो यही तो बताएंगे कि ओरिजिन से चाहे बाईं तरफ चलो या फिर दाईं तरफ चलो, वो क्या होगा, वो एक्सी कोऑर्डिनेट पे तो चल रहे होंगे, एक्सीज अक्ष पे चल रहे होंगे ना। इस तरफ चलोगे और इस तरफ चलोगे वो एक्स एक्सिस होगा, ऊपर चलोगे नीचे चलोगे वाई एक्सिस होगा। तो यहां से क्या देख पा रहे हैं, यहां से यदि देख रहे हो तो ये एक्स निकल के आ रहा ना, एक्स निकल के आ रहा, तो ये अपोजिट होता है। यदि वाई एच से दूरी कहता है तो एक्स निर्देशांक आंसर होगा, और यदि एक्स अक्ष से दूरी कहता तो हम क्या कहते, वाई निर्देशांक आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर नोट में लिख लेना, वाई एच से दूरी, वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक के बराबर होती है, एक्स निर्देशांक के बराबर होती है, के बराबर होती है। ऐसे दूसरा लिख लेना, एक्स अक्ष से यदि कोई भी दूरी नापोगे तो वो किस में होगा, वाई निर्देशांक के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है वाई एच से दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा -3। इसका आंसर कितना होगा, -3। लेकिन इसमें भी एक बात याद रखनी है, क्या, कभी भी एरिया, डिस्टेंस, वॉल्यूम, लेंथ, वेट, ये कोई भी चीज जो होगी वो निगेटिव नहीं होती ना, स्पीड है, ये सारी चीजें हमेशा ही धनात्मक लेते हैं, तो आंसर क्या कहेंगे, +3 होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, +3। उसके बाद में संख्या 144, अगला क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। किसी भी नंबर का प्राइम नंबर निकालना होता क्या करते हैं हम लोग, 140 लिखते हैं, 2 सते 14, 0, 2 35 70 और 5 सते 35, 7 एकम कितना होगा, 7 होगा। लिखेंगे 140 बराबर में 2 गुणे 5 गुणे 7, और ये तो बेसिक रूल है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 होगा, गुणे में 5 और गुणे में 7 होगा। मान लो यहाँ पे जो 144 लिखा हुआ है उसकी जगह पे 140 लिखा होता, उसकी घातों का योगफल पूछता, तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देन उसके बाद में जो भी पावर है उसको ऐड करेंगे, 1 और 1 2 और 2 कितना होगा, 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। 144 लिखोगे, 144, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 36 72, 2 18 36 होगा, 2 9 18 होगा, 3 3 9 होगा और 3 एकम कितना होगा, 3 होगा। अब इसके सारे फैक्टर इस तरीके से लिख लीजिए। अच्छा, यहीं से डायरेक्ट लिख लो, 2 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, यहां से 3 कितनी बार है, 2 बार। अब इसकी घातों का योग कह रहा, तो 4 और 2 जोड़ोगे कितना होगा, 6। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 7। नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है लासाह 132 288, मतलब 2 नंबर्स दिए हैं 132 और 288, इसका एलसीएम जो है वो 31 68 है। मासा ज्ञात कीजिए। इसमें एक याद रखना, क्या, नोट, फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू में क्या होगा, एचसीएफ। लेकिन ये यहाँ से एक कंसेप्ट सीखना चाहें तो क्या सीख सकते हैं, यदि कोई भी 2 नंबर है अपने पास लिखे हुए, मान लो एक 40 है और एक कितना है, 60 है, इनका रेशियो ले लो, 20 दूनी 40 और 20 तियां 60। अच्छा, ये तो सबको पता ही होगा, रेशियो एक ऐसी सिंपलेस्ट वैल्यू होती है जो जिसमें कुछ भी कॉमन नंबर नहीं होता। ठीक है, अच्छा 40 और 60 का यदि एचसीएफ निकालते तो कितना आता, 20। तो इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं, यदि कोई भी 2 नंबर दिए हमारे पास और उन दोनों नंबर से हमने एचसीएफ को हटा दिया, तो ये उनका क्या आ गया, रेशियो। ठीक है, इसका उल्टा करते हैं, उल्टा क्या, यदि ये रेशियो दिया हुआ है और इनके एचसीएफ से गुणा करते हैं, 20 दूनी कितना होगा, 40 और 20 को 3 से गुणा करोगे कितना होगा, 60। इसका मतलब इसका अपोजिट भी पॉसिबल हो सकता है, यदि 2 नंबर का रेशियो दिया है और उनका एचसीएफ पता है, तो यदि एचसीएफ से रेशियो को गुणा करेंगे तो हमको वो नंबर पता चल जाएंगे। ठीक है, इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। 132
गुणे 288, यही दोनों संख्याएं हैं। 31 68। एचसीएफ मान लो x है, या एचसीएफ को एचसीएफ ही लिख लो, अभी पता चल जाएगा। काटो 4 से, 4 7 28 और 4 दूनी 8 होगा, 4 7 28, 4 9 36 होगा, 4 दूनी कितना होगा 8। 72 से डायरेक्ट काट दो। अच्छा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, 72 एकम कितना होगा, 72 7 बच गया, फिर से 72 एकम 72। अब उसके बाद में काटोगे 11 से, काटोगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो एचसीएफ निकल के कितना आ जाएगा 12। एचसीएफ बराबर में कितना आएगा 12, नोट कर लीजिए। एचसीएफ बराबर में कितना है 12। क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस में m इक्वल टू 0, कह रहा है इसके मूल बराबर है, इसके जो रूट हैं वो बराबर हैं, तो कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए। यहां से एक कंसेप्ट नोट, हर क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है उसको भी नोट करते हुए चलना है। यदि नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति देखा जाए तो d बराबर क्या होता है 0, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। दो बार d 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन एक बार पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और एक बार पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। नेचर ऑफ रूट जो निकालते हो, ये d बराबर में 0 और d ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर है, और d लेस देन 0। सबसे पहले यदि d 0 के बराबर होगा तब मूल बराबर होते हैं ना, और मूल का नेचर कैसा होगा, समान भी होते हैं, समान भी होंगे, कैसे होंगे, परिमेय होते हैं। उसके अलावा समान होंगे, परिमेय होंगे, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। पहली वाली कंडीशन में यदि d का मान 0 के बराबर है तो 3 कंडीशन होंगी, समान होंगे, परिमेय होंगे, वास्तविक होंगे। तो इसमें यही देखना, मूल बराबर कह रहा है ना, समान कह रहा है, तो d का मान 0 रखो। अच्छा जो d है वो क्या है, जहां पर d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट, जिसको विविक्त कर बोलते हो, b² माइनस 4ac होता है, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप ax² प्लस में bx और प्लस में c इक्वल टू 0 होता है। ऐसा करके लिखोगे तो a जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, b होगा कोफिशिएंट ऑफ x होगा, और जो c होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट अचर पद होगा। यहां से यदि a और b c का मान निकाल के रखोगे, ax² प्लस में bx और प्लस में c इक्वल टू 0। a का मान 3 आएगा, b का मान विद साइन लेना, a का मान 3 आएगा, b का मान -12, और c का मान कितना आएगा, m आएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए, d का मान अब की बार क्या लेना होगा 0, क्योंकि रूट है इक्वल, 0 इक्वल टू b² -12 इसका स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान कितना है m। यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, -12 का स्क्वायर 144। अच्छा ये -12 है, प्लस का 144 इसलिए आएगा, माइनस का 1 लिखना, इसकी पावर n। यदि n एक सम संख्या है तब तो आंसर हमेशा ही प्लस में 1 निकल के आएगा। यदि ये n एक विषम संख्या है तो आंसर हमेशा ही क्या निकल के आएगा, माइनस का 1। यहाँ पे n एक सम संख्या है 2, तो 144 माइनस का 4 3 12 m। 144 इधर लाएंगे, या फिर माइनस का 12m इधर लाओगे, प्लस का 12m होगा। 144 काटोगे तो 12 का मान कितना आएगा, m का मान कितना आएगा, 12 12 144। ये होगा हमारा जो m का मान 12। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रूट्स में क्या होता है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। द्विघात बहुपद जो होगा या फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर में 0। यहाँ से दो शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, यदि ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके जो रूट होंगे, अच्छा चाहे रूट कह लो इंग्लिश में, या फिर सॉल्यूशन कह लो, या फिर इन्हीं को रूट्स भी कह सकते हो, सॉल्यूशन भी कह सकते हो, और ये रूट हिंदी में बोलोगे मूल, और सॉल्यूशन को कहोगे हल, या फिर इसमें जीरोज भी कह सकते हो, इसको जीरोज, जिसको हिंदी में कहेंगे शून्यक। नंबर ऑफ जो सम होगा अल्फा प्लस में बीटा, दो ही होंगे ना,
इसका योग होता माइनस का b बाई ए। अब b और a इसमें है क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, मोलों का योगफल क्या होता है माइनस का b बाई ए। माइनस जो है वो इसके साथ में लिखना, b क्या है x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक, और ये जो a है वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसके गुणे में जो है इसको क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे गुणांक। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। अच्छा सी जो है वो क्या है, सी जो है वो क्या है अचर पद, और जो ए है वो फिर से यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला लगाना है, इसमें मूलों का योग कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, कंपैरिजन करके लगाओगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इक्वल टू 0, बी का मान -3, ए का मान 5 और सी का मान 2। वहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी, और बी की जगह पे -3 और ए की जगह पे कितना है 5। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा 3 बटे क्या आएगा 5। तो मूलों का योगफल जो होगा वो आएगा 3 बटे 5। अगला क्वेश्चन हमारा है युगपत समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 70 और 2x प्लस में लैम्डा y बराबर में 35 का कोई हल नहीं है। अच्छा इसमें भी एक नोट याद रखना, जो लाइन होगी वो 3 तरीके की, इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ाया गया ना। यदि इसका मानक रूप क्या होगा ax प्लस में by और प्लस में c इक्वल टू 0। अच्छा दो हैं युग्म लिख रहे हो तो a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। अब यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, यदि ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं तो रेखाओं की प्रकृति क्या होती याद रखना है। इस कंडीशन में रेखाओं की प्रकृति कैसी होती समपाती, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी। यदि रेखाएं समपाती होंगी तो इसके हल एक से अधिक होंगे या फिर अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। उसके साथ में एक बात और भी बताना, युग्म कैसा होगा संगत होता है। दूसरी कंडीशन में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, इस तरीके से आ रहा है कंपैरिजन करने के बाद में, तो ये क्या होता है ये रेखाएं कैसी होंगी समांतर रेखाएं होंगी। और यदि समांतर रेखाएं हैं तो हल इसके कितने होंगे, एक भी हल नहीं होगा ना, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, 0 हल होंगे नहीं होगा। और युग्म कैसा होगा, इस कंडीशन में युग्म रहता है असंगत। तीसरी कंडीशन यदि a1 बटे a2 यदि बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो नेचर ऑफ लाइंस जो होगा वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी, ट्रांसवर्बल लाइन होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। और यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। युग्म कैसा रहता है संगत। अच्छा तीनों के ग्राफ कुछ किस तरीके से बनेंगे, ये पहला ग्राफ बनेगा इस तरीके से, रेखा संपत्ति एक ये रेखा है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर है, बहुत सारे पॉइंट इनके आपस में मिल रहे हैं। समांतर रेखा एक ये एल रेखा है और ये एम, ये दो आपस में समांतर रेखाएं हैं। तीसरा प्रतिच्छेदी रेखा एक ये रेखा और दूसरी ये एक बिंदु पर कट कर रही है, एक ही हल होगा। इसमें एक हल होगा ना, एक हल या इसी को बोलेंगे अद्वितीय हल। तो इसको करना क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ना, तीसरा वाला बराबर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई हल नहीं है, यहाँ पे भी एक भी हल नहीं है। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यहाँ से a1 की वैल्यू 1 बटे a2 का मान 2 बराबर में b1 का मान 2, b2 की जगह पे क्या है इसमें लैम्डा, तो लैम्डा का मान आएगा 2 दूनी 4। तो लैम्डा का मान जो होगा वो कितना आएगा 4, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा बिंदुओं a 4, -4, 2 तथा 5 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a,8 a बटे 8, 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि a और b एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इन पॉइंट होते हैं, यदि इसके निर्देशांक x1 y1 इसके निर्देशांक x2 y2, यदि इसके मिड में कोई भी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने का x1 प्लस में x2 बाई 2। दूसरा y निर्देशांक जो होगा y1 प्लस में y2 बाई
2। इस तरीके से अब बिंदु A -4 2 तथा B 5,6 यहाँ से इसको कंपेयर कर लो, x1 y1 ये x2 y2 मध्य बिंदु। अच्छा यहाँ पे -4 और 2 5 और 6 ये a/8 ये x को दिखाता है, ये y को दिखाता है। करेंगे क्या, यदि a -4, 2 b 5,6 ये a है, इसके मिड में कोई भी बिंदु है, इसके मिड में कोई पॉइंट है, उसके निर्देशांक p ये a/8, 4 है। यदि ये वैल्यू हमको निकालना होता तो क्या करते, इसको और इसको जोड़ते, 2 से भाग करते आ जाता। ये इसमें a दे रखा है, लिख लो -4 प्लस में 5 और बटे में 2, जो कि किसके बराबर होगा, a/8 के बराबर होगा। सॉल्व कर दीजिए, a का मान आ जाएगा -4 + 5 तो आएगा केवल 1/2 बराबर में a/8। काटेंगे 2 चौके 8, a का मान कितना आएगा 4, a का मान कितना आ जाएगा 4। मध्य बिंदु के फार्मूला के याद रखना x1 + x2/2 और y1 + में y2/2 नोट करिए। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार पर BC समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ये BC लाइन है, उसके पैरेलल जो रेखाखंड है वो है PQ। PQ और BC का रेशियो ये है 1 और ये है 3, ये 1 है और ये कितना है 3 है। AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा BPT क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि एक त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींच देते हो तो क्या होगा PQR। तो AB यदि समांतर है PQ तो क्या होता है, इसका QA का रेशियो जो होगा वो AP के साथ में, QB का रेशियो जो होगा वो BQ के साथ में बराबर होगा। अच्छा ये जो रेशियो है ये अलग अलग है, यदि छोटी भुजा का रेशियो बड़ी भुजा के साथ में लेना चाहें, या फिर ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाओगे तो इनकी साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा ना, और इनकी साइड का रेशियो ये छोटी भुजा और फिर ये बड़ी भुजा, ये छोटी भुजा और ये फिर बड़ी भुजा। एक जो बच गई ये वाली भुजा जिसपे ये लाइन खींचा है और जिसपे ये छोटे वाले सर्कल बने हुए हैं, ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगी, ये 1 और ये कितना है 3। तो इसका मतलब इसका जो अनुपात दिया है ये 1 दिया है ये, और उसके साथ में ये वाला कितना दिया है 3। पूछ क्या रहा है, PQ रेशियो BC। अच्छा जो PQ रेशियो BC इसमें है, PQ रेशियो BC ये दिया है 1:3। यदि ये लिखना चाहे AP और PB, AP और PB तो क्या होगा, तो 1 बटे में PB की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ, या फिर AP अपॉन में BP। ये बड़ी वाली साइड जब नीचे लिखोगे तो PB और प्लस में क्या होगा AP होगा, ऊपर तो एक ही रहेगा ना, ये छोटी साइड इसका 1:1:1, ये 3 और ये 3, ये टोटल 3 है, ये टोटल कितना है 3 है। तो यहाँ से ये 1 निकालोगे, ये 1 निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा 2। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1:2 होगा। तो हमारा सही आंसर 1:2 आएगा। इसका अनुपात जो होगा वो 1:2। अगला क्वेश्चन है, ABC में यदि AB बराबर में 6√3, AC बराबर में 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल खींचिए ABC। AB की लेंथ कितनी 6√3 और AC की लेंथ कितनी 12 और BC की लेंथ कितनी 6। अच्छा यदि पूछ रहा है एंगल B, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसा त्रिभुज, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, और इन दोनों ये जो दो साइड होती है इनमें से एक कोई बेस होगी और एक परपेंडिकुलर होती है। अच्छा कह रहे हैं कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा, वो ऑब्जर्वर की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर है कहाँ पे। यदि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ से देख रहा तो ये लंब होगा जो ऊंचाई होगी, और ये क्या होगा आधार होगा। अच्छा यदि ऑब्जर्वर यहाँ पे होता तो ये आधार होता, ये लंब हो जाता। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में
पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, आधार का स्क्वायर। ऐसा करके यदि लिखते हैं तो हमेशा वो जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और जो कर्ण होगा उसके सामने का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा देखेंगे, अच्छा ये 6√3, 6 सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 12, 12 का स्क्वायर बराबर में 6√3 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। क्या ये बराबर हैं, चेक करिए। 144, 6√3 और फिर से गुणा करोगे 6√3 और प्लस में 6 छाके 36। अब ये √3 गुणा करोगे केवल 3 होगा। इसके लिए एक नोट लिख लेना अपनी कॉपी में, यदि √a और वही नंबर फिर से √a तो ये सिंपल a हो जाता है। तो √3 केवल 3 होगा, 6 छाके 36 होगा, 36 का 3 से गुणा करोगे कितना होगा, 36 नहीं है, कितना होगा, 108 होगा। प्लस में 36 जोड़ेंगे तो ये 144, ये भी 144 आएगा, ये भी 144 आएगा, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब किसी एक बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सबसे जो बड़ी भुजा है उसके जो सामने का कोण होगा ये वाला, वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये यहाँ पे हमने बताया कर्ण के सामने वाला कोण जो होगा वो कितना होगा, 90। तो एंगल बी बराबर में कितना होगा, 90। क्वेश्चन में यही पूछ ही रहा है, एंगल बी की माप कितनी होगी, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए यदि आपको कंसेप्ट पता है तो उसको 2 ही 4 सेकंड में कर पाएंगे। 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 4:5 होगा। लेकिन वो जो कंसेप्ट है वो कैसे सीखेंगे, यदि ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी आर गिवन सिमिलर क्या है, पी क्यू आर, दोनों सिमिलर है। तो क्या होगा, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उनके संगत कोण बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, एंगल ए इसके बराबर होगा, एंगल बी क्यू के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा, इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। लेकिन इनके यदि एरिया का रेशियो लिखेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि पता होगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इसका स्क्वायर करेंगे, बी सी अपॉन में क्यू आर इसका स्क्वायर करेंगे और लास्ट में जो बच गया एक ए सी अपॉन में पी आर इसका स्क्वायर करेंगे, पता चल जाएगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा दे रखा है, यहाँ पे क्या है, कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16 अनुपात में कितना है, 25 है। यदि क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा, स्क्वायर रूट निकाल दोगे। इसका जो एरिया है, अब यहां से एक ही ले लो, इस चीज को इक्वल ले लो पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना दे रखा, 16 और बटे में कितना, 25 बराबर में ए बी और बटे में पी क्यू इसका स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए बी और बटे में क्या होगा, पी क्यू, स्क्वायर रूट 16 बटे 25, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, ए बी बटे पी क्यू। इसका जो रेशियो लिखेंगे तो 4:, कितना आएगा, 5 इक्वल टू ए बी टू पी क्यू। अच्छा ये ए बी 4 और ये 5, इनका ये 4 5 है तो ये भी 4 5 होगा, ये भी क्या होगा, 4 5 होगा। नोट कर लीजिए, ए बी अपॉन में पी क्यू जो है वो 4 अपॉन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में ए बी बराबर में 3 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर और सी डी 4 सेंटीमीटर, बी डी 2 सेंटीमीटर। कह रहा है एंगल बी ए डी, कौन सा एंगल पूछ रहा है, जिस एंगल की वैल्यू बीच में होगी वही एंगल पूछ रहा है, बी ए डी, इसका मतलब ये पूछ रहा है, एक्स मान लो, एंगल सी ए डी ये मान लो वाई। करेंगे क्या, यदि त्रिभुज ए, इसका ये कोई भी पॉइंट मान लो डी पॉइंट है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में देखें एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल
ए डी सी, मतलब ये वाला कोण ए डी बी, एंगल ए डी सी 90 डिग्री दोनों में है ना, ये भी 90 डिग्री। दूसरा ये वाला बी डी का अनुपात किसके साथ में, DC के साथ में जो है, वही अनुपात AB का किसके साथ में है, AC के साथ में। सॉल्व भी करके चेक कर सकते हैं। 2/4 इक्वल टू 3/6, सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/2, ये कट के कितना आ जाएंगे 1/2। इसका मतलब ये किस नियम से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, तो कहेंगे एक एंगल आ रहा है राइट एंगल और ये इन दोनों को, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, और या फिर इस तरीके से लिख सकते हो साइड और साइड एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी सिमिलर होगा त्रिभुज ए डी सी के। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका रूल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। अब x बराबर में क्या दिया है y, तो अब y को इधर ले आओ 1/1, तो इसका रेशियो जो आएगा x/y जो होगा वो कितना आ जाएगा 1:1 रेशियो होगा। यही आंसर होगा, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है sin 31 में cos 59, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, नोट में याद रखना, फार्मूला बेस्ड है। यदि sin 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या होता है cos थीटा, यदि cos 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या होता है sin थीटा। अब इसमें क्या करना है, एक रेशियो चेंज कर, एक नंबर चेंज करना है 90 से घटा के, या फिर देखिए कितने से, ये साइन को क्या लिख सकते हैं, sin 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस में 59, ऐसा करके लिखोगे तो 31 ही लिखा है ना, और बटे में कितना है cos 59। अब ये sin 90 से घटाओगे sin 90 माइनस थीटा, अभी हमने क्या बताया cos थीटा, और थीटा की जगह पे है 59, तो sin 59 होगा और cos 59 होगा, इसको काटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा होगा ना, cos थीटा, दोनों एक जैसे होंगे, काटोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। खैर जो अच्छे बच्चे हैं वो याद रखेंगे, यदि थीटा का मान, यदि दोनों थीटा दिए उनका योग जो है वो 90 के बराबर आ रहा है और ये साइन कॉस में दे रखे हैं तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है। ये चेंज किसमें होता है, साइन का चेंज होता है कॉस में, tan का चेंज होता है कॉट में, और सेक का चेंज होता है कॉसेक में। यदि इस तरीके से कुछ भी दिया हुआ है ऊपर नीचे और थीटा की वैल्यू दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रही है तो दोनों को काटना है और कितना लिखना है 1। इसी तरीके से एक ये लिख दें sin 30 बटे cos 60, यहाँ पे देखो 30 और 60 दोनों को जोड़ोगे 90 के बराबर आएगा, तो साइन और कॉस, साइन का कॉस में चेंज होकर कट के इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखिए कितनी होगी 1। अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, कह रहा है चित्र में बिंदु O को बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो प्रकार के एंगल बनते हैं, यदि पैरेलल लाइन है, कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो उसमें दो प्रकार के कोण बनेंगे। यदि यहाँ पे मान लो कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है ये यहाँ पे, और यहाँ पे उड़ते हुए एक प्लेन को देख रहा है, तो इसकी आंख और ये जो कोण बनेगा ये क्या होगा थीटा, ये उन्नयन कोण होगा। कैसा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। दूसरा यदि व्यक्ति वायुयान में बैठा है, एग्जाम्पल के लिए लिया जा रहा है, यदि वायुयान में बैठा है और नीचे एक तालाब है और तालाब में कोई व्यक्ति है उसको देख रहा है, तो इस व्यक्ति, ये होगी पैरेलल लाइन इसके सामने, ये वाला एंगल जो होगा थीटा, इसको हम क्या कहेंगे अवनमन कोण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अवनमन कोण। ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन में ये वाला एंगल भी तो दे रखा है, फिगर में ये वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, पॉइंट ए से देखना है तो इसके एक पैरेलल लाइन खींचना, जो नीचे OQ लाइन है उसके पैरेलल लाइन खींचना और इसके भी पैरेलल लाइन खींचना। अच्छा, एक नोट और भी याद रखना है क्या,
नोट में याद रखना, यदि दो पैरेलल लाइंस हैं इस तरीके से, एक कोई ट्रांसफॉर्मर लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल। एंगल की कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो इसमें ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा यूज हुआ है। यदि दो पैरेलल लाइंस हैं, कोई भी एक ट्रांसफॉर्मर लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल की प्रॉपर्टी होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको बोलते हैं एकांतर अंतःखंड के कोण। एकांतर अंतःखंड के कोण, अंतःखंड के कोण, ऐसा करके लिख लेंगे। तो ये वाला 45 है, ध्यान से देखिए छोटे वाले एंगल में ये वाला 45 है। यदि यहां से ये वाली लाइन जो है, ध्यान से देखना, यदि ये वाली लाइन है, ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये वाला 45, तो ये वाला आंख बंद करके लिख दीजिए कितना होगा 45। अच्छा, कोई भी दो इस तरीके से लाइन मुड़ी है, तो ये कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो इसमें ये तो 60 है, तो ये वाला कितना बचेगा? 90 से 60 घटाओगे कितना होगा? 30 होगा। तो एंगल ए इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री। और एंगल पी जो होगा वो एंगल ए कितना होगा? 45, और एंगल पी कितना होगा? 30 डिग्री। नोट कर लीजिए हमारा, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, संख्यात्मक रूप से समान, उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए एक वृत्त की परिधि, ये सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ जो बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को मिलाने से क्या बनती है? सरकमफेरेंस, जिसको बोलते हैं परिधि। परिधि निकालने का फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर में फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। दूसरा फिगर कौन सा है? एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका एरिया टोटल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं कह रहा है, तो लिखिए पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई और आर से आर एक काट दीजिए, तो आर का मान आएगा 2। सर्कल की रेडियस जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर है, कह रहा को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर का घन बनाया जाता है, घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक घन बना हुआ है, एक घन बना हुआ है, घनाभ बना हुआ पहले इस तरीके से, घनाभ। माचिस की जो डिब्बी है वो एक घनाभ का ही एग्जाम्पल है ना, इस तरीके से। ये कह रहा है इसको पिघला दिया जाता है, इसको पिघला दिया जाता है और एक घन बना दिया जाता है। घन का मतलब सारी जो कोर होंगी वो सभी क्या होंगी? बराबर होंगी। बस इतना ही चेंज होगा इसमें। ये है घनाभ, ये L होगी, ये B होगी और ये H होगा। इसकी सभी बराबर रहती है ना, A और ये A, ये सब जितने भी कोर होंगी वो कितनी होंगी? 12। बेसिक तो मालूम ही है, 6 फलक होते हैं, 12 कोर होती है। क्या करेंगे? अच्छा, यदि एक फिगर को पिघलाया जाता है, दूसरा फिगर बनाया जाता है, तो क्या जो मेटल होगी, मान लो ये जिस भी मेटल से बनाया गया और ये अलग छोटे छोटे करके घन कितने भी बनाए जाते हैं, तो वो भी उसी मेटल के हैं, तो इनका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो तो बराबर रहेगा ना। तो मान लो ये छोटे छोटे कितने बना दिए जाते हैं? n। तो इसका घनाभ का आयतन क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन, और बराबर में होगा n गुणे घन का आयतन। क्या होगा? n गुणे घन का आयतन। ऐसा करके घनाभ का आयतन फार्मूला LBH, घन का आयतन होता है साइड का क्यूब। अब LBH देखो कितना, 9 गुणे 8 और गुणे 2, 2 सेंटीमीटर बनाया जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 काट दीजिए, 9 दूनी 18। n का मान कितना आएगा? 18। अर्थात जो छोटे घन हैं वो कितने बनाए जाएंगे? 18 घन बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। स्टैट्स का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का। वर्ग अंतराल इतना दिया है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आता है तो इसको सीधे लिखना है। क्या? 0 से 10 लिख लेना वर्ग अंतराल, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतना ही है। उसके बाद में ये फ्रीक्वेंसी 4, 5, 6, 4, 1 माध्य होगा। जब भी समांतर माध्य निकालोगे, माध्य कह रहा है, तो क्या होगा? ये f है ना, यहां से x की वैल्यू निकालते हो जो मध्यमान को रिप्रेजेंट करता है। मध्यमान क्या कहता है? इनिशियल वैल्यू, ये लोअर लिमिट, ये लिमिट होती है ना, ये होगी लोअर लिमिट और ये क्या होगी? अपर लिमिट, जिसको उच्च सीमा बोलेंगे। दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए 5, 20, 10, 30 का आधा करोगे कितना होगा? 15।
ऐसे ये 25, ऐसे ये 35 और ये होगा 45। यहाँ निकालिए fx का गुणा, fx का गुणा करोगे 5 चौके कितना होगा, ये गुणा 5 चौके 20, 15 पचे कितना होगा 75, 25 छके कितना होगा 150। बेसिक कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। 35 का 2 से करोगे 70, 140, 45 एकम कितना होगा 45। यहाँ से सिग्मा fx, सिग्मा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जोड़ को, जोड़े के तो ये होगा 5 5 10 हासिल 1, 5 4 9, 5 14, 14 और 7 कितना होगा 21, 21 और 2 कितना होगा 23, 21 2 कितना होगा 23 हासिल कितना 2, 1 3 1 4 कितना हो जाएगा 430। किसको निकालना होगा, सिग्मा एफ को, सिग्मा जोड़ को दिखाता है, एफ को जोड़िए 5 4 9 6 15 4 19 और ये कितना होगा 20। समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर में होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, कितना है 430 बटे में कितना 20, काटोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 21.5 क्या होगा हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक 28 और 16 है, मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, वहां से करेंगे। मीन मीडियन मॉड में रिलेशन होता है, एक होता है मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। एक होता है मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस में 2/3 मीन माइनस में क्या होगा मॉड होगा। ये दूसरा वाला ही लगेगा, बाकी एक तीसरा भी होता है, जब आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाएगा ये। अच्छा, मॉड जो है वो किसको दिखाता है, बहुलक को। ये किसको दिखाता है, मध्यिका को। ये किसको दिखाता है, माध्य को। अब बहुलक पूछ रहा, मध्यिका पूछ रहा ना, मीडियन जिसको बोलते हैं, तो मीडियन बराबर में डायरेक्ट वैल्यू इसमें लिखिए मॉड। ये देखो समांतर माध्य कितना दिया 28 और बहुलक कितना दिया 16, 16 प्लस में 2/3 मीन कितना है, तो कहेंगे मीन है 28 माइनस में 16। बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको करोगे 16 12 कितना होता है 28, 3 4 काटोगे 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, 16 प्लस में 8 बराबर में 24। तो हमारी मीडियन कितनी आएगी 24 हो जाएगा, नोट करिए। अगला क्वेश्चन हमारा, बारंबारता का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग क्या होता है, सबसे पहले याद रखना क्या, बहुलक दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है या फिर जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है क्या कहलाता है, बहुलक। यहाँ पे बहुलक वर्ग बताना है, बहुलक नहीं बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे 8 7 कहने का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी, एक नंबर जो है 7 बार आ रहा है, दूसरा नंबर 8 बार 2 बार, तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, ये नंबर नहीं पता है कौन आ रहा है, लेकिन ये पता है कि सबसे अधिक बार कितनी संख्या 8 बार आ रहा है, जो कि क्या किसमें आता है 3 से 5 में। तो हमारा बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 3 5 हो जाएगा। उसके बाद में ये वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 कह रहा है, मध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें बताया वैसे ही मध्यिका वर्ग, इसको लिखने के लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 40 से 50, इतना ही है ना। उसके बाद में ये वर्ग अंतराल और ये हो गई फ्रीक्वेंसी 4 5 13 20 8। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट है हमारा ना, नंबर 20। 0 से 10 ये है फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, संचयी बारंबारता, सारी फ्रीक्वेंसी का ऐड होता है 4 4 5 9 9 13 21 21 20 कितना होगा 9 और 13 कितना होगा 22 22 और 20 कितना होगा 42 42 8 कितना होगा 50। ये जो सम है n 50 है, n/2 करेंगे तो 50 बटे कितना होगा 2, जो कि निकल आएगा 25। यहाँ पे हमको मध्यक वर्ग या मध्यिका वर्ग देखना है, जो 25 होगा। ये कैसे लिया जाता है, या तो 25 एग्जैक्ट आ जाए वो लीजिए, या फिर उससे बड़ा लीजिए 42। तो इसका माध्यक वर्ग जो होगा वो कितना होगा 30 से 40 हो जाएगा। माध्यक वर्ग इसका कितना होगा 30 से 40 होगा। तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कक्षा 10 2023 का सेट 3DX जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में जो अगले क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करते हैं। ओके।